हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे 3 वीडियोस देख लिए होंगे इस चैप्टर के। अब हम लोग बढ़ेंगे 4th टॉपिक पे। इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे इसी वीडियो में। चैप्टर चल रहा था हम लोग का रिबेल्स एंड द राज, क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। हिस्ट्री का बुक है NCERT। चलिए पढ़ लेते हैं। 4th जो हमारा टॉपिक है रिप्रेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेशन यानी कि दमन। It is clear from all accounts that we have of 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion. 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। Before sending out troops to reconquer North India, the British passed a series of laws to help them quell the insurgency. By a number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of North India put under martial law, but military officers and even ordinary Britons were given the power to try and punish Indians suspected of rebellion. उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। In other words, the ordinary processes of law and trial were suspended and it was put out that rebellion would have only one punishment, death. कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। Armed with these newly enacted special laws and the reinforcements brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt. इस नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। They, like the rebels, recognized the symbolic value of Delhi. The British thus mounted a two-pronged attack. One force moved from Calcutta into North India and the other from the Punjab, which was largely peaceful, to reconquer Delhi. तो विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश British attempts to recover Delhi began in earnest in early June 1857, but it was only in the late September that the city was finally captured. The fighting and losses on both sides were heavy. दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर में आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। One reason for this was the fact that rebels from all over North India had come to Delhi to defend the capital. इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। In the Gangetic Plain too, the progress of British reconquest was slow. गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। The forces had to reconquer the area village by village. अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। The countryside and the people around were entirely hostile. As soon as they began their counter-insurgency operations, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny but an uprising that had huge popular support. In Awadh, for example, a British official called Forsyth estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion. The area was brought under control only in March 1858 after protracted fighting. आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। The British used military power on a gigantic scale, but this was not the only instrument they used. In large parts of the present-day Uttar Pradesh, where big landholders and peasants had offered united
resistant, the British tried to break up the unity by promising to give back to the big landholders their estate. अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। Rebel landholders were disposed and the loyal rewarded. Many landholders died fighting the British or they escaped into Nepal where they died of illness or starvation. अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेज से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक, इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह की छवियां। हाउ डू वी नो अबाउट द रिवोल्ट, अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द रिबेल्स एंड द मेजर्स ऑफ रिप्रेशन दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। एज वी हैव सीन, वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑन द रिबेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। There are a few rebel proclamations and notifications, as also some letters that rebel leaders wrote, but historians till now have continued to discuss rebel actions primarily through accounts written by the British. हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज द्वारा लिखे गए दस्तावेज की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्यवाहियों पर चर्चा करते आए हैं। Official accounts, of course, abound. Colonial administrators and military men left their versions in letters and diaries, autobiographies and official histories. We can also gauge the official mindset and the changing British attitudes through the innumerable memos and notes, assessments of situation and reports that were produced. यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यूरो की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथा और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैयों को समझ सकते हैं। These tell us about the fears and anxieties of officials and their perception of the rebels. The stories of the revolt that were published in British newspapers and magazines narrated in gory detail the violence of the mutineers, and these stories inflamed public feelings and provoked demands of retribution and revenge. आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेज को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। One important record of the mutiny is the pictorial images produced by the British and Indians. Paintings, pencil drawings, etchings, posters, cartoons, bazaar prints. Let us look at some of them and see what they tell us. अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, यानी कि रक्षकों का अभिनंदन। ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस दैट वे मीन टू प्रोवोक अ रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। सम ऑफ देम commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels. अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859 इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत इस श्रेणी का एक उदाहरण है। अगले पेज पे है रिलीफ ऑफ लखनऊ, आप लोग देख लीजिएगा। When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of the Lucknow, collected the Christian population and took refuge in the heavily fortified residency. Lawrence was killed, but the residency continued to be defended under the command of Colonel Inglis. On 25 September, James
Outram and Henry Havelock arrived, cut through the rebel forces and reinforced the British garrisons. जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑटम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 days later, कोलिन कैंपबेल, ये रहा पिक रहा रिलीफ्स ऑफ लखनऊ, जो आप लोग देख पीछे हमने पढ़ा, was appointed as the new commander of British forces in India, came with his forces and rescued the besieged British garrison. In British accounts, the siege of Lucknow became a story of survival, heroic resistance and the ultimate triumph of British power. 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तर जीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। Barker's painting celebrates the movement of Campbell's entry. At the center of the canvas are the British heroes Campbell, Outram and Havelock. The gestures of the hand of those around lead the spectator's eye towards the center. The heroes stand on a ground that is well lit, with shadows in the foreground and the damaged residency in the background. बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवास के मध्य में कैंपबेल, ऑटम और हेवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। The dead and injured in the foreground are testimony to the suffering during the siege, while the triumphant figures of horses in the middle ground emphasize the fact that British power and control had been re-established. To the British public, such paintings were reassuring. They created a sense that the time of trouble was past and the rebellion was over. The British were the victors. चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अब सेकंड सब टॉपिक, इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। दे शेप फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स टू इवेंट्स। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। इन्फ्लेम्ड particularly by tales of violence against women and children, there were public demands in Britain for revenge and retribution. भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। The British government was asked to protect the honor of innocent women and ensure the safety of helpless children. Artists expressed as well as shaped these sentiments through their visual representations of trauma and suffering. अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। इन मेमोरियम was painted by Joseph Noel Patton 2 years after the mutiny. You can see English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death. In memoriam does not show gory violence, it only suggests it. जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतों और बच्चों एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। It stirs up the spectator's imagination and seeks to provoke anger and fury. It represents the rebels as violent and brutish, even though they remain invisible in the picture. In the background, you can see the British rescue forces arriving as saviors. यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है।
इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षा के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। तो ये है इन मेमोरियल फिगर, ये आप लोग देख सकते हैं। In other set of sketches, the paintings, we see women in a different light. They appear heroic, defending themselves against the attack of rebels. Miss Wheeler in figure 11.12 stands firmly at the center, defending her honor, single-handedly killing the attacking rebels. As in all such British representations, the rebels are demonized. Here, 4 burly males with swords and guns are shown attacking a woman. The woman's struggle to save her honor and her life, in fact, is represented as having a deeper religious connotation. It is a battle to save the honor of Christianity. The book lying on the floor is the Bible. ओके, तो ऊपर एक फिगर दिया है, उसके बारे में बता रहा है। कुछ अन्य रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। चित्र 11.12 में मिस व्हीलर मध्य के दृढ़तापूर्वक खड़ी हैं। मध्य में वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कदावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूकें लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। अब है थर्ड सब टॉपिक, वेंजियंस एंड रिट्रीब्यूशन, प्रतिशोध और सबक। As waves of anger and shock spread in Britain, demands for retribution grew louder. Visual representations and news about the revolt created a milieu in which violent repressions and vengeance were seen as both necessary and just. जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से का सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। It was as if justice demanded that the challenge to British honor and power be met ruthlessly. माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती की निर्ममता से कुचलना जरूरी था। Threatened by the rebellion, the British felt that they had to demonstrate their invincibility. In one such image, we see an allegorical female figure of justice with a sword in one hand and a shield in the other. Her posture is aggressive. Her face expresses rage and the desire for revenge. She is trampling sepoys under her feet, while a mass of Indian women with children cover with fear. विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। मैंने फास्ट पढ़ दिया, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। ऐसी एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। There were innumerable other pictures and cartoons in the British press that sanctioned brutal repression and violent reprisal. इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। अब है फोर्थ सब टॉपिक, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, जिसका की मतलब है दहशत का प्रदर्शन। द अर्ज फॉर vigilance and retribution was expressed in the brutal way in which the rebels were executed. They were blown from guns or hanged from the gallows. Images of these executions were widely circulated through popular journals. प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा जाए। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। यहाँ पे फिगर्स दी गई, इन फिगर्स को आप लोग देखिए, कैसे आपको समझने में आसानी होगी। अब फिफ्थ सब टॉपिक है नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, यानी कि दया के लिए कोई जगह नहीं। एट अ टाइम व्हेन द क्लाइमर वाज फॉर विजियंस, प्लीज फॉर मॉडरेशन वर
ridiculed. When Governor General Canning declared that a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the sepoys, he was mocked in the British press. जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बन ही जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। In one of the cartoons published in the pages of Punch, a British journal of comic satire, Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of a sepoy who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other, both dripping with blood, imagery that recurs in a number of British pictures of the time. हास्यपरक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में केनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए खड़ा हुआ है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और सब टॉपिक नेशनलिस्ट इमेजरीज, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। The national movement in the 20th century drew its inspiration from the events of 1857. 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन के 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। A whole world of nationalist imagination was woven around the revolt. इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। It was celebrated at the first war of independence in which all sections of the people of India came together to fight against imperial rule. इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। Art and literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857. इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। The leaders of the revolt were presented as heroic figures leading the country into battle, rousing the people to righteous indignation against oppressive imperial rule. Heroic poems were written about the valor of the queen who, with a sword in one hand and the reins of her horse in the other, fought for the freedom of her motherland. Rani of Jhansi was represented as a masculine figure chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting till her last. विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। Children in many parts of India grow up reading the lines of Subhadra Kumari Chauhan. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Like a man she fought, she was the Rani of Jhansi. In popular prints, Rani Lakshmi Bai is usually portrayed in a battle armor with a sword in hand and riding a horse, a symbol of determination to resist injustice and alien rule. देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता था। न्याय और विदेशी शासन को दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक बताया जाता था। The images indicate how the painters who produced them perceived those events, what they felt and what they sought to convey. इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। Through the paintings and cartoons we know about the public that looked at the paintings, appreciated or criticized the images and bought copies and reproductions to put up in their homes. इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी। These images did not only reflect the emotions and feelings of the times in which they were produced, they also shaped sensibilities. ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। Fed by the images that circulated in Britain, the public sanctioned the most brutal forms of repression of rebels. On the other hand, the nationalist imageries of revolt helped shape the nationalist imagination. ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। तो और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।
उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, लगातार मैं पढ़ाया है, मतलब मैंने, आप समझ लीजिए ना, आप लोग को तो थोड़ा दे से आएगा, मतलब समझ लीजिए मैंने पूरा चैप्टर एक बार में किया है, एक बार बैठी हूँ पूरा कवर की हूँ। चलिए लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।